बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपको इंग्लिश के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद। आप अगर बोर्ड के टॉप पर देखें जो हेडिंग आपको नज़र आ रही है यानी सेंटेंस कंप्लीशन, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का हमारा ये लेक्चर अपने मिजाज के एतबार से, अपनी बुनत के एतबार से, अपनी निटिंग के एतबार से पिछले तमाम लेक्चर्स से बिल्कुल डिफरेंट है। अब तक आप पढ़ते आए सेंटेंस का स्ट्रक्चर और वेरियस वर्ड्स का स्ट्रक्चर नाउन की फॉर्म में यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच की फॉर्म में। आपने देखा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसके एरर्स को किस तरह एलिमिनेट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। आज का लेक्चर शायद आपकी ग्रामर से ज़्यादा आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को चेक करेगा। यानी हम ये देखेंगे कि जब हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं और हम ये मान लेते हैं कि ये ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर का कोई एरर नहीं है, लेकिन इसकी डिमांड हमसे क्या है, ये क्या मफहूम कम्युनिकेट कर रहा है, हमें उसकी क्या सेंस समझ आ रही है। तो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन टेस्ट करेगी कि आप लेक्चर को, आप इंग्लिश लैंग्वेज को किस हद तक समझ पा रहे हैं। और उसके कई मेथड्स हैं, उनमें से एक मेथड जो दुनिया भर में अडॉप्ट किया जाता है वह है सेंटेंस कंप्लीशन। यानी आप एक गिवन सेंटेंस के अंदर एप्रोप्रिएट वर्ड लगाने की महारत का मुजाहिरा करेंगे। अच्छा, बज़ाहिर तो ये बात बड़ी सिंपल सी नज़र आती है कि मैं सेंटेंस को पढ़ूंगा एंड आई कैन जज और फिर अकॉर्डिंगली मैं अप्रोप्रिएट वर्ड उसमें इंसर्ट कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है और ये सोच भी बिल्कुल ठीक है एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस होता भी ऐसे ही है। लेकिन हम अगर इसको इसके वेरियस एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर लें और उनको समझ लें, उन पर ग्रिप कर लें, तो हमें किसी न किसी हद तक राइट वर्ड तक पहुंचने में, एक्यूरेट वर्ड तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो तरीकाकार क्या है जिनको अगर हम जहन में रखें और अप्लाई करें, या यूं कह लें कि हम इतनी मश्क करें, इतनी एक्सरसाइज करें कि एप्लीकेशन ऑटोमेटिक हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए, हमें सोचना ना पड़े कि किस टाइप का वर्ड है, तो यकीनन हमें एक्चुअल वर्ड तक पहुंचने में काफी आसानी हो जाती है। तो इसके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के। हमने यहां पर वो 7 एस्पेक्ट्स आप देख सकते हैं, नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक वो सब एनलिस्ट कर दिए हैं। ये यूं कह लें कि उनकी एक समरी तैयार कर ली है, उनकी एक पिक्चर बना ली है जो हमें ये समझने में मदद देगी कि जब आप एक सेंटेंस को कंप्लीट करें तो व्हाट पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल आइडेंटिफाइंग द करेक्ट वर्ड। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो जाएगा। और हम ये भी देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या मुमकिन मुश्किल पेश आ सकती है। तो आइए 1 बाय 1 इन 7 टाइप्स को डिस्कस करें। जब आप ये लेक्चर रिसीव कर लेंगे और हम वो 7 टाइप्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी और आप एट योर ओन उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और जिसमें इन तमाम टाइप्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो ये देखिए कि पेपर में, यानी प्रिसाइसली स्पीकिंग कि एमडी कैट के पेपर में किस किस टाइप का सेंटेंस कंप्लीशन आपको दिया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको जो पेज के टॉप पर नजर आ रहा है टेक्स्ट बेस्ड, ये हमेशा से याद रखिए कि गुज़िश्ता बहुत सारे सालों से ये होता आ रहा है कि टेक्स्ट बेस्ड आपसे वर्ड डिमांड किया जाता है। ठीक हो गया। पहले ये ग्रामर की सेंस में दी जाती थी लाइंस, अब 2-3 सालों से ये दिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन। आपको करना क्या है, क्लियरली इस बात को डिफाइन कर लीजिए। आपको एग्जैक्ट वही वर्ड ब्लैंक में इंसर्ट करना है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, भले बाकी सारे की सारी ऑप्शंस करेक्ट ही क्यों ना हो। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास एक लाइन है, पहला ही वर्ड पढ़कर ये साहब आपके ज़हन में आ चुके होंगे, बड़ा ख़राब किया इन्होंने नॉर्मा को और उसका हंसता बसता घर भी उजाड़ दिया। तो आप ये देखिए कि इसमें मिस्टर स्टीवर्ट स्टोन हैड बीन डैश, चैप्टर नंबर 1 बुक 1 और ऑलमोस्ट फर्स्ट पेज के बिल्कुल बॉटम पे ये
लाइन मौजूद है। ठीक हो गया। मिस्टर स्टीवर्ट स्टोन हैड बिन डैश। अब देखिए चारों ऑप्शन है आपके पास, सरप्राइजिंग, एक्साइटेड, ऑफेंसिव एंड एनॉयड। इन तमाम लफ्ज़ों को अगर वन बाय वन आप इस ब्लैंक में पुट करें तो आप ये फील करेंगे कि ये तमाम के तमाम वर्ड्स एक्चुअली बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि व्हेन अ टेक्स्ट लाइन इज गिवन यू आर सपोज्ड टू आइडेंटिफाई द वर्ड व्हिच हैज बीन एक्चुअली यूज्ड इन द टेक्स्ट। आपको वही वर्ड लगाना पड़ेगा जो टेक्स्ट में है। ये दलील बिल्कुल काम नहीं करेगी कि सर बाकी सारी ऑप्शंस भी तो बिल्कुल ठीक है। क्लियर? तो आइए अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें और अगर इस वीडियो को आप स्टॉप करें और थोड़ा सा मेमोरी शिफ्ट पे थोड़ा सा मूव करें तो देखिए समवेयर इन द कॉरिडोर्स ऑफ योर माइंड आपको कोई वर्ड घूमता फिरता नजर आएगा और मेरा ख्याल है आपने जज कर लिया होगा मिसेस स्टीवर्ट ने नॉर्मा को नाराज किया था। नेगेटिव वर्ड वहां पर एक मौजूद था और देखिए इनमें से कौन से दो वर्ड्स नेगेटिव नहीं हैं, वो आपके पास है सरप्राइजिंग और एक्साइटेड। तो मैं आपको ये बताऊं कि आप बाय द वे एक एडिशनल पॉइंट यहां पर याद रख लें कि समटाइम्स आप राइट वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाया करें। आप एलिमिनेट करते जाएंगे, आपकी ऑप्शन लिमिटाइज्ड होती जाएंगी, आपको राइट वर्ड तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि हमने दो ऑप्शंस को यहां से निकाल दिया क्योंकि हमारी मेमोरी हमें बता रही है कि मिस्टर स्टीवर्ट स्टोन कोई पॉजिटिव नहीं थी, कुछ नेगेटिव था वहां पर। अब जरा ऑफेंसिव, थोड़ा सा गुस्सा दिलाने वाली, अनप्लेजेंट किस्म की, और एनॉयड भी यही होता है, गुस्सा दिलाने वाली। अब ये दोनों यहां पर वर्ड आ सकते हैं। यहां पर एनॉयड की बजाय अगर हम एनॉइंग का वर्ड यूज करते तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता। अच्छा, अब एक वर्ड आपके पास बचा ऑफेंसिव, यही बुक का वर्ड है तो हमारा आंसर यहां पर क्या बनेगा, मिस्टर स्टीवर्ट स्टोन हैड बीन ऑफेंसिव। यानी बुक की टेक्स्ट लाइन हमने यूज कर दी, उसी का वर्ड हमने यूज कर दिया। अब दूसरे को देखिए जरा, आई डैश ही लुक्ड सस्पिशियस। अब ये लाइन पढ़ के आपको जो है कुछ याद तो नहीं आएगा इतना, जरा रिकॉल करें। बुक 2 और चैप्टर नंबर 6 या 7 है आपके पास, चैप्टर है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, और हु वॉज लुकिंग एट द राइटर विच ही थॉट इन अ पर्टिकुलर वे। वो कौन था? एक पुलिसमैन था और राइटर को ये लगा कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं, मेरे पास स्वैग है, चोरी का सामान है। तो अब जरा देखिए ऑप्शंस को देखिए, आई डैश, आई थॉट ही लुक्ड सस्पिशियस, बिल्कुल ठीक। आई फेल्ट, आई फैंसिड, फैंसिड का मतलब ये आपके पास क्या है, थॉट, यानी ख्याल आना, तसव्वुर में किसी चीज का आना। और आगे आई गेस्ड, यानी अंदाजा लगाना। तो अब बज़ाहिर तो ये चारों वर्ड्स ठीक है। अगेन वही बात, आप कौन सी चॉइस लेंगे, जो आपके टेक्स्ट के अंदर गिवन है, उसके अलावा सब कुछ इनअप्रोप्रिएट होगा, चाहे वो ग्रामेटिकली या सेंस के एतबार से बिल्कुल ठीक क्यों ना हो। तो हमारे पास वर्ड यहां पर कौन सा है, ये वर्ड आपके पास मौजूद है, आई फैंसिड ही लुक्ड सस्पिशियस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये उनके जहन में एक क्यूरी आ रही होगी कि सर मैं बुक को याद करना पड़ेगा। तो बेटे याद रखो, जब एक बड़े पर्पस के लिए चलते हैं तो फिर आपको पता है कि एक बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जिसका कोई इलाज ना हो तो फिर आपको उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी मतलब क्या हुआ कि आपको टेक्स्ट को रिकॉल करना पड़ेगा। और एक बात आप जहन में रखिए, बिल्कुल तसल्ली रखिए कि ये पूरी प्रैक्टिस करने में मैं आपकी मदद करूंगा। यानी मैं आपको कुछ चैप्टर्स दिया करूंगा जिसको आप रीड आउट करके रखा करेंगे, नेक्स्ट टेस्ट तक वो हम आपको एक पूरा स्केड्यूल दे देंगे और उनके अकॉर्डिंगली आप वो वर्ड इंसर्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट क्या हुआ, यानी टेक्स्ट बेस्ड। अब जरा दूसरे के ऊपर आइए, वोकैब बेस्ड। तो ब्रैकेट में देखें जनरल लिखा हुआ है, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो जनरल वोकैब से दिए जाएंगे जिनकी आपने तैयारी करनी है। कैसे तैयारी करनी है, आपको कुछ वोकैब दी जाएगी, आप उसको जनरली तैयार करेंगे और अपने नॉलेज की बुनियाद पर वर्ड को इंसर्ट करेंगे। उसकी एक एग्जांपल देखिए जरा, और इसका ताल्लुक टेक्स्ट बुक से नहीं होगा बल्कि जनरल वोकैब से होगा। तो लेट अस अस्यूम कि दिस माइट बी द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द पेपर, बट अप टिल नाउ हमने ऑब्जर्व किया है कि जितने भी वर्ड्स दिए जाते हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड एनफ। तो एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, बेदविन वॉज अ म्यूजिकल डैश।
यहां तक तो हमें कोई समझ नहीं आएगी, हमें रिमेनिंग पार्ट पढ़ना पड़ेगा कि हमसे डिमांड क्या की जा रही है। तो आइए, प्लेइंग हिज फर्स्ट कंसर्ट ओनली एट द एज ऑफ 7। अगर कोई शख्स 7 years की एज में एक म्यूजिकल कंसर्ट अप्लाई कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है स्टेज के ऊपर, तो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट वेरी कॉमन। ये बड़ी अनकॉमन सिचुएशन है, ठीक हो गया, बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी सिचुएशन है। तो हमें देखना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अनयूजुअल की सेंस कौन सा वर्ड दे रहा है इनमें से। हम सबसे पहले रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो जो चीज आपकी आई को सबसे कैची लग रही है, इन चारों ऑप्शन सबसे आसान लग रही है, पहले आप जरा उसको फोकस करें। तो देखिए, ये आपने वर्ड पढ़ रखा होगा स्पेक्टिकल, जिसका मतलब होता है मंजर, और स्पेक्टिकल्स हमने नाउन पढ़ा जिसका मतलब होता है ग्लासेस, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो वो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हमारी क्या हुई, यहां से क्रॉस हो गई। ओके, नेक्स्ट चलिए, पॉम्पस, दिखावे का जिसमें एलिमेंट हो, कंसीट का जिसमें एलिमेंट हो, शेखी खोरा जिसका हम बोलते हैं शेखी बिगाड़ना। ब्रैग का वर्ड पढ़ रखा है आपने अपनी फर्स्ट ईयर में, चैप्टर नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई में, माय फादर ब्रैग्ड, अब्बा जान ने शेखी बिगाड़ते हुए कहा, ये उससे मिलता जुलता उसकी क्लास का वर्ड है, तो पॉम्पस भी नहीं हो सकता। अब 2 नए वर्ड आ गए आपके पास, हैक और प्रोडिजी। अच्छा बेटे, हैक के मीनिंग्स होते हैं किसी चीज को बड़े अनरिफाइंड अंदाज में, बड़े रुथलेस अंदाज में काटना, टुकड़ों में तकसीम करना या उस पर अटैक करना। जैसे ये मर्डर्स वगैरह हम मूवीज में देखते हैं, तो वो हैकिंग कहलाता है, ठीक हो गया। अच्छा, और अगला वर्ड देखिए आपको से प्रोडिजी। प्रोडिजी समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समथिंग वेरी अनयूजुअल। तो हमारी ऑप्शन में हैक सूट नहीं करता, बल्कि मैं क्या सूट करते हैं यहां पर, प्रोडिजी, म्यूजिकल प्रोडिजी। म्यूजिक के एतबार से दिस जेंटलमैन बेदविन, ही इज एक्सेप्शनल, गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है, जो 7 साल में ये सारा काम कर लेता है। तो आपको वोकैब के वर्ड्स कुछ ना कुछ याद करने पड़ेंगे, ऑब्वियसली इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो ये मैंने जैसे कहा, ये सेंटेंस कंप्लीशन हमारी कैपेसिटी को चेक करता है कि हमने इंग्लिश वोकैब को किस हद तक ग्रास्प किया है। तो आपकी ऑप्शन बेटे यहां पर क्या हुई, प्रोडिजी, ठीक हो गया। ओके, अब आइए चॉइस नंबर 3 के ऊपर, सेम है वोकैब बेस्ड, लेकिन देखें ब्रैकेट में आपको एक वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, UHS। अच्छा बेटे, ये तकरीबन 213 वर्ड्स हैं जो 2019 से ऑनवर्ड्स UHS ने हमें एलोकेट किए हैं। हमें ये याद करने हैं, इनके मीनिंग्स हमें याद होने चाहिए। अब तक हमने इनिशियल लेक्चर्स लिए थे, अब से ऑनवर्ड्स जब आपको बुक मिल जाएगी तो मैं आपको पूरा एक प्लान दूंगा कि आपने कितने वर्ड्स याद करने हैं, कौन कौन से मीनिंग्स उनके याद करने हैं, और वो किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। तो उनके पूछने का तरीका 2019 से ऑनवर्ड्स क्या है, वो सेंटेंस कंप्लीशन की फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। एक जुमला दिया जाता है और 4 ऑप्शंस दी जाती हैं, और वो 4 ऑप्शंस नॉर्मली कहां से होती हैं, जहां से आपने UHS के वर्ड्स को तैयार करना है, वो हम आपको देंगे। वो 213 वर्ड्स हैं, उन्हीं में से ये ऑप्शंस आपको दी जाएंगी। तो UHS बेस्ड आपसे ये टेस्ट लिया जाएगा। अच्छा, अब देखिए जरा क्या है इसमें, हिज डैश नेचर ड्राइव्स हिम टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। अच्छा, जब आप न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं तो आपका मिजाज कैसा होता है, ये हमने बताना है। तो चारों ऑप्शंस पे 1 बाय 1 देखिए जरा। बैशफुल, इसका मतलब होता है हेजिटेंट, शाय, यानी जब ऐसा शख्स जो कोई भी काम करते हुए शर्माता हो। तो एक्सप्लोरेशन के लिए तो शाय लोग काम नहीं करते, तो हमारी ऑप्शन ये क्या हुई आपके पास, एलिमिनेट हो गई, गलत हो गई। एक्सेंट्रिक, चैप्टर नंबर 1 में आपको याद है, आपने ये वर्ड पढ़ा हुआ है, एक्सेंट्रिक यानी खबती शख्स, एक ऐसा शख्स जो चीज़ों को एक डिफरेंट अंदाज में, एक बड़े गैर मामूली अंदाज में लेता है और उसके ऊपर उस चीज़ को करने का एक खप तारी हो जाता है, एक्सेंट्रिक। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलनर इज डूइंग इट, आपको शायद ये सेंटेंस याद आए फर्स्ट ईयर बुक 1 में, नॉर्मा जब आर्ग्यू करती है ऑर्थर के साथ। तो एक्सेंट्रिक, खपती, ये भी नहीं हो सकता वर्ड यहां पर। ओके, नेक्स्ट वर्ड आए, मैं क्यों ना पहले जरा ऑप्शन हम डेल्टा को देख लें। जुबिलेंट है, जुबिलेंट का मतलब होता है खुश, तो खुशी का एक्सप्लोरेशन से कोई ताल्लुक, न्यू प्लेसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक ही वर्ड बचा आपके पास यहां पर, और वो क्या वर्ड बचा आपके पास, क्यूरियस। तो हमारी ऑप्शन क्या हुई, क्यूरियस, मुतजस्सिस।
ठीक हो गया। तो आपने ये भी देखा कि अगर आप समटाइम्स कुछ रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएंगे तो आपके पास ये इसको करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्लियर हुआ बात? एलिमिनेट करते जाएं और खुद ब खुद आप राइट ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। तो हमारी ऑप्शन क्या हुई यहां पर? क्यूरियस। और ये वर्ड्स हमने कहां से लिए सारे के सारे? यूएचएस के प्रेस्क्राइब्ड 213 वर्ड्स में से। ये भी क्लियर हुआ। चले अब चलिए टाइप नंबर 4 के ऊपर, बड़ी इंटरेस्टिंग और आप इंशाल्लाह इसको एंजॉय भी करेंगे करते हुए। हाँ जी, ग्रामर बेस, थोड़ी सी कॉमन सेंस इसमें यूज करनी है। कैसे यूज करनी है? इन फिल इन द ब्लैंक्स के ताल्लुक ब्लैंक से होगा। सम टाइम अगर में ग्रामर का अच्छा कॉन्सेप्ट है ना तो हम चीजों को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे बोला? अस्यूमिंग द अर्जेंसी, अर्जेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी कह लीजिए, तेजी कह लीजिए। वी मेड अ डैश डिसीजन। अच्छा, अब इसमें आपने एक बात नोट करनी है। आइए मेरे साथ यहां पर चलिए जरा। ये वर्ड है आपके पास डिसीजन और ये आपके पास एक क्या है? नाउन। अच्छा, यहां पर जो वर्ड आना है वो किसको डिफाइन करेगा? बेटे वो डिफाइन कर रहा होगा डिसीजन को। और नाउन के बारे में खुद बताने वाला वर्ड क्या होता है भला? एडजेक्टिव होता है, इसम सिफ्त होता है। तो हम क्या मान लेंगे कि यहां पर इस ब्लैंक में जो वर्ड आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो इसम सिफ्त होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। अब इस बुनियाद पर आप इसको जज करेंगे। तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूं। कैसे भला? ऑप्शन डेल्टा को देखिए, कैलकुलेशन। वैसे तो फर्ज कर लीजिए आपको कैलकुलेशन का मीनिंग नहीं आता, ठीक हो गया। अच्छा, तो आप नोट कीजिए कि कैलकुलेशन एंड कैसे हो रहा है। कैलकुलेशन एंड हो रहा है TION, इसका सफिक्स है TION। और हर वो चीज जो TION पर एंड होती है वो बेटे हमेशा होता है आपके पास नाउन। यानी ये एक्चुअली क्या वर्ड है आपके पास? एक नाउन है। और हमें चाहिए क्या? इसम सिफ्त चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो हम इसको यहां से क्या कर देंगे? इसको एलिमिनेट करेंगे। ओके, अब जरा आइए बीटा ऑप्शन को देखिए, टर्मिनेट। ये एंड हो रहा है ई के ऊपर, यहां पर TE के ऊपर, ठीक हो गया। तो अमूमी तौर पर इस साउंड वाले जो वर्ड होते हैं वो आपके पास वर्ब होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कैलकुलेट, अंदाजा लगाना, वो होता कैलकुलेशन, ठीक हो गया। सब्सटेंशिएट, किसी चीज को नुमाया करना। एलिमिनेट, यानी किसी चीज को खत्म करना, ये एक्शन होते हैं। तो TE पर एंड होने वाले वर्ड्स आमतौर पे क्या होते हैं? आपके पास वर्ब होते हैं। लो जी, हमने इसको मेंशन कर लिया, ये हमारे पास यहां पर वर्ब है। तो ये हमें चाहिए क्या? सिफ्त। ये भी एलिमिनेट हो गया। अब दो ऑप्शन रह गए, क्विकली और हेस्टी। अब सेंटेंस में दोबारा आइए, अस्यूमिंग द अर्जेंसी। कीवर्ड क्या है आपके पास? ये रहा कीवर्ड अर्जेंसी, यानी तेजी वाला मामला है और आपको एक फौरी डिसीजन लेना है। तो यहां पर आपने वर्ड यूज करना है कुछ ऐसा जो डिसीजन की तेजी को रिप्रेजेंट करता हो। अब प्रॉब्लम क्या है? ये जो वर्ड है इसका मतलब भी तेजी की सेंस में आता है और हेस्टी का मतलब भी क्या है? तेजी की सेंस में आता है। मैं आपकी तवज्जो एक और एस्पेक्ट पर दिलाना चाह रहा हूं, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट पर दिलाना चाह रहा हूं। देखो जरा क्विकली की कंस्ट्रक्शन देखें। लास्ट किस पर एंड हो रहा है? ये LY पर एंड हो रहा है। और LY पर एंड होने वाले वर्ड आमतौर पर क्या होते हैं बेटे? आपके पास एडवर्ब्स होते हैं, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ड भी आपके पास क्या है? एक एडवर्ब है। और हमें क्या चाहिए था? एडजेक्टिव चाहिए, ठीक हो गया। तो वो देखिए आपके पास एक ही वर्ड बचा, हेस्टी। तो हेस्टी आपके पास एक एडजेक्टिव है और यही हमारी क्या है? एक राइट ऑप्शन है। मैं यहां पर लिखता हूं एडजेक्टिव, ठीक हो गया। यही हमारी राइट ऑप्शन है। तो देखा आपने, आपकी समटाइम्स जजमेंट किस पर बेस करती है? अगर आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो। चलें थोड़ा सा आगे आइए। अब आ जाइए, एक आपके पास एक्सप्रेशन है कीवर्ड बेस्ड, यानी आपने सेंटेंस में से कोई ऐसा वर्ड तलाश कर लेना है जो आपको एक्सप्लेन करेगा कि ब्लैंक में एक्चुअली क्या आना चाहिए। तो आइए मैं आपकी हेल्प करता हूं। एग्जांपल कैसे बोला? His arrogance has earned him a dash reputation। शोहरत, अच्छा शोहरत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अब वहां पर नेगेटिव वर्ड आना चाहिए या पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस में मौजूद की एक्सप्रेशन के ऊपर, की वर्ड के ऊपर। तो हमारा की वर्ड अगर आप गौर करें, his arrogance,
उसका तकब्बुर, गुस्से वाला मिजाज। तो जब आप इस तरह का मिजाज रखते हैं, तकब्बुर वाला मिजाज रखते हैं, तो आप जानते हैं कि ये चीज कभी भी आपके लिए पॉजिटिव चीज लेकर नहीं आती, तो कुछ नेगेटिव आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, की वर्ड ने हमें बता दिया कि यहां पर जो वर्ड है वो एक्चुअली अपने मिजाज के एतबार से क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम यहां से सबसे पहले एक अच्छा काम करेंगे, पॉजिटिव वर्ड्स को उड़ा देंगे सारे। लो जी, एक सुपर्ब पॉजिटिव वर्ड है, शानदार, ये भी खत्म हुआ। अच्छा, अगला वर्ड आपके पास क्या है, डिलाइटफुल, मौज मस्ती वाला पॉजिटिव वर्ड है, ये भी खत्म हो गया। तो दो ऑप्शन रहेगी। देखें, आपने अपने ऑप्शंस को लिमिटाइज करना होता है, तो आप आगे कल्पेबल और अनप्लेजेंट के ऊपर। अब ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड है। अनप्लेजेंट के मीनिंग तो आपको पता है, नाखुशगवार, और कल्पेबल का मतलब होता है काबिले सजा, जिस पर आपको पनिशमेंट मिल सकती हो। ठीक हो गया, कॉन्डेमनेशन मिल सकती हो। तो आप याद रखिए, ज़ाहिर है कि एरोगेंस के साथ आपको सजा तो नहीं मिलती, लेकिन आपकी रेपुटेशन क्या हो जाती है, जो लोगों की नज़रों में, लोगों के जहनों में आपका जो इमेज है, आपका जो पर्सोना है, उसको नेगेटिव कर देता है। तो उसके लिए हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है आपके पास, अनप्लेजेंट रेपुटेशन, यानी आपकी रेपुटेशन में नाखुशगवारियत का अंसर शामिल हो गया है। तो आपने देखा कि आप की वर्ड की मदद से जज करेंगे कि आने वाला वर्ड पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, उसकी बुनियाद पर आप सेंटेंस को जज करेंगे। 5 टाइप्स हो गए हमारे पास। चले अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, आपके पास कोनोटेशन बेस्ड। ये बहुत सारे बच्चों के लिए एक नया एक्सप्रेशन है, कोनोटेशन का क्या मतलब होता है। ये रहा आपके पास कोनोटेशन। अच्छा, कोनोटेशन का अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं तो इसका एक मतलब होता है सेंस, मफहूम। एक गिवन वर्ड आपको मफहूम क्या दे रहा है, इसकी बात आपको, ये बात एग्जाम्पल से समझ में आएगी। देखिए जरा, द क्लास डैश एट हिज स्टूपिड क्वेश्चन, क्लास उसके अहमकाना क्वेश्चन के ऊपर मुस्कुराई। अब 4 वर्ड्स हैं आपके पास। स्नीयर, ये भी स्माइल होती है, चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट होती है। जियर भी एक स्माइल होता है, स्माइल इन इटसेल्फ एक स्माइल है, और लाफ का मतलब भी आपको पता है स्माइल की कैटेगरी का वर्ड है। अब ये चारों वर्ड्स आपको बज़ाहिर एक जैसी मतलब दे रहे हैं। ठीक हो गया, लुगत में, डिक्शनरी में इनका मतलब एक जैसा है, लेकिन इनका मफहूम, इनकी कोनोटेशन या जिस जगह पर इन्हें इस्तेमाल करना होता है, वो चारों का चार एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो 1 बाय 1 इसको हम जरा क्लासिफाई करते हैं। लीजिए, सबसे पहले स्नीयर, ये इसका मतलब होता है कि ऐसी मुस्कुराहट जो जिसमें तकब्बुर का एलिमेंट शामिल हो, जिसमें अपने अपोनेंट के लिए एक नफरत का अंसर शामिल। जैसे आप किसी की तहकीर करते हुए मुस्कुराएं तो दैट इज कॉल्ड स्नीयर। तो स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, आपको याद होगा कि आपने एक वर्ड सुन रखा है, स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, कहां पर भला, ओzymandias में, वो पोएम फर्स्ट ईयर में आपने पोएम नंबर 8 पढ़ा था। तो उसके चेहरे पे तकब्बुर का एक्सप्रेशन हुआ करता था, तकब्बुर वाली मुस्कुराहट। अब आ जाइए जियर, जब आप किसी चुटकुला नुमा चीज पर किसी का मजाक उड़ाते हुए, किसी की अजीबोगरीब किसी कमेंट के ऊपर जब आप हंसते हैं, तो उसका मतलब होता है जियर एट, होता है मुस्कुराना, लेकिन कौन सा मुस्कुराना, जिसमें मजाक का अंसर शामिल हो। ओके, आगे आइए, स्माइल्ड, किसी प्लेजेंट चीज पर मुस्कुराना। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अच्छी न्यूज सुनी, पता चला मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ गए हैं, ये किसी ने आपकी तारीफ की, तो जो आपके चेहरे पर एक प्लेजेंट फीलिंग आएंगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्माइल बोलेंगे। और लाफ एक कॉमन एक्सप्रेशन है, ये मजाक उड़ाने वाला हंसना भी हो सकता है, किसी जोक पर हंसना भी हो सकता है, वैसे ही आपस में मजाक में कह कहा लगाना भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो अब आप जरा देखिए, स्टूपिड क्वेश्चन पर आप स्माइल तो नहीं करते, प्लेजेंट मुस्कुराहट तो आप नहीं देते, तो इस ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, क्रॉस करेंगे। ओके, अब आगे आइए जरा, स्नीयर को देखिए, तकब्बुर वाला भी कोई मसला शामिल नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब 2 ऑप्शंस हैं, जियर और लाफ। अब इन दोनों में से आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है। ठीक हो गया, तो जो लाफ है दैट इज रिलेटिवली कॉमन वर्ड, रादर जियर जो है वो दैट इज मोर स्पेसिफिक, यानी सिचुएशनली दैट लुक्स मोर अप्रोप्रिएट। कैसे भला, जब व्हेन समथिंग स्टूपिड इज सेड, व्हेन समथिंग स्टूपिड इज सेड, तो
आप वो जो किसी की अहमकाना चीज पर, किसी की बचगाना चीज पर, चाइल्डिश एटीट्यूड पर जो आप हंसते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जीयरिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लैंक में अगरचे के लाफ और जीयर दोनों बिल्कुल अप्रोप्रिएट हैं, बट उन दोनों में से आपने मोर अप्रोप्रिएट का इंतखाब करना है, और वो क्या है, वो साउंड क्या कर रहा है हमें, जीयर। तो यहां पर हमारी करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास क्या होगी, जीयर करना। लाफ में दोबारा रिपीट करूं, दैट इज रिलेटिवली कॉमन। अब आ जाइए हमारी आज की लास्ट एक्सप्रेशन के ऊपर, और वो आपके पास क्या है, कनेक्टर बेस्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग, इससे भी हमें काफी अंदाजा हो जाता है। देखें, समटाइम्स सेंटेंस में कनेक्टर ऐसा होता है जो आपको बताता है कि सेंटेंस के दो पार्ट्स की कोऑर्डिनेशन आपस में क्या है। समटाइम्स दोनों पार्ट्स एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे होते हैं, यानी पहले और दूसरे पार्ट का आपस में जो ताल्लुक है वो सेम होता है, यानी पहला हिस्सा पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव। समटाइम्स वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। मुराद है अगर फर्स्ट पॉजिटिव है तो सेकंड पार्ट नेगेटिव होना चाहिए, अगर फर्स्ट नेगेटिव है तो सेकंड पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक हो गया। अब यानी, और वो हम अंदाजा कहां से लगाएंगे, कनेक्टर से अंदाजा लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फर्स्ट एग्जांपल देता हूं, आप खुद जज करें। अगर हम कहें कि द होल क्लास इज हार्ड वर्किंग एंड, अब पहला वर्ड है हार्ड वर्किंग, आगे मैंने लगाया कनेक्टर एंड। अब एंड क्या बता रहा है कि जो हार्ड वर्किंग की सेंस है वो पॉजिटिव सेंस है, वैसा ही वर्ड आगे होना चाहिए। ठीक हो गया। तो हम ये कहेंगे द होल क्लास इज हार्ड वर्किंग एंड रिस्पेक्टफुल, यानी एंड जब भी एज अ कनेक्टर आ जाएगा तो ये सेम रैंक ऑफ वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करेगा, यानी अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव, एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव। तो हम किस बुनियाद पर जज करेंगे, ब्लैंक में आने वाले वर्ड को कनेक्टर की बुनियाद पर। अब ये जो मैंने एग्जांपल दी है आपने इसको ज़हन में रखना है, और जो बोर्ड पर एग्जांपल मौजूद है उसको आपने जरा ऑब्जर्व करना है। तो आइए स्क्रीन के राइट साइड पर बॉटम पे आ जाइए, कनेक्टर बेस्ड, हम देख रहे हैं कि कनेक्ट कौन सी चीज कर रही है। दो द कॉन्सेप्ट वॉज कॉम्प्लेक्स, लो जी एक तो कीवर्ड हुआ आपके पास कॉम्प्लेक्स। अच्छा, एक वर्ड आपके पास है कनेक्टर, यहां पर क्या है आपके पास, दो, जिसका मतलब आप सबको यकीनन पता होगा अगरचे के। अच्छा जी, अगरचे के कॉन्सेप्ट बड़ा ही पेचीदा था, मुश्किल था, अगरचे के। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा कनेक्टर है जो सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट के साथ डिसजंक्टिवली कनेक्ट हो रहा है। ये जो मैंने वर्ड बोला डिसजंक्टिवली, मुराद क्या है कि अगर पहले की सेंस नेगेटिव है तो दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मिसाल के तौर जैसे कहते हैं कि दो ही इज रिच, दो ही इज रिच, ही इज नॉट जेनरस। देखो मैंने नॉट की मदद से अगले वाली सेंस को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव से मुराद मैं क्या ले रहा हूं, पहले से बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया। यही काम आपने यहां पर करना है कि अगरचे के कॉन्सेप्ट बड़ा पेचीदा था, क्या हुआ, आई गॉट इट डैश, क्या यहां पर आ सकता है आई गॉट इट विद ग्रेट डिफिकल्टी, नहीं, फिर तो ये सेम हो जाएगा कि अगरचे के कॉन्सेप्ट बड़ा पेचीदा था, मैंने इसको बड़ी मुश्किल से समझा, ये तो पैरेलल हो गए, हमने ऑपोजिट लाना है, किसकी वजह से, दो की वजह से। चले देखें जरा, अब आ गया आपको एब्रप्टली, अचानक, अम्यूजिंगली, यानी किसी चीज़ को बड़ी दिलचस्पी के साथ, मज़े के साथ, और आर्डुअसली बड़ी मुशक्क़त के साथ, और एक वर्ड है ईजीली यानी आसानी के साथ। अब ज़रा अपनी रॉन्ग ऑप्शंस को जाते मिनिमाइज करते जाइए। तो पहली ऑप्शन आपके पास है, जब आप कोई कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आप उसको अम्यूजिंगली नहीं समझते, वो तो कोई डिलाइटफुल चीज़ हो, कोई मौज मस्ती वाला एलिमेंट हो, ख़त्म हो गया। अच्छा, ये है आर्डुअसली, आप आपको तो कॉम्प्लेक्स का ऑपोजिट वर्ड चाहिए, तो वो आर्डुअसली तो नहीं हो सकता। अब आगे वर्ड एब्रप्टली, कॉन्सेप्ट को आप अचानक नहीं समझते, आप पूरा उस पर फोकस कर रहे होते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हुआ। आपका वर्ड क्या बचा बेटे, इजीली, कि अगरचे के बड़ा पेचीदा एक डिस्कशन थी, मैंने उसको बड़ी आसानी से समझ लिया। अब ये किससे पता चला कि दो ऑपोजिट वर्ड होने चाहिए, किससे पता चला आपको, कनेक्टर की मदद से। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपकी आसानी के लिए मैंने एक छोटी सी लिस्ट बना रखी है जो आपको बोर्ड के बॉटम में ग्रीन कलर में नजर आ रही है, जो आपके लेफ्ट साइड वाली जो एक आपको नंबर लिस्ट, वर्ड लिस्ट नजर आ रही है, उसमें देखिए जरा,
एंड एज वेल आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ। ये कौन से कनेक्टर्स हैं? अगर ये आ जाएंगे तो दोनों सेम रैंक के वर्ड होंगे, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एग्जांपल लीजिए, नॉट ओनली बट आल्सो, ही इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो रिस्पेक्टफुल। ठीक हो गया। अच्छा, ही इज नॉट ओनली नॉटी बट आल्सो रिस्पेक्टफुल, नहीं, बट आल्सो डिसरिस्पेक्टफुल। ठीक हो गया। तो बेटे ये ऐसे कनेक्टर्स हैं जो दो इक्वल रैंक के पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, क्लॉजेस को आपस में कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखें फिर क्लॉजेस का वर्ड आ गया, यानी ये ऐसे पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे जो मिजाजन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव। अब आप अपने स्क्रीन के राइट बॉटम में देखिए तो आपको ग्रीन से कुछ वर्ड्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ये कौन से वर्ड्स हैं? जरा इनके मिजाज पर गौर तो करें। ये वो चीजें हैं जो दो डिसजंक्टिंग फैक्टर्स को, यानी दो ऑपोजिट चीजों को आपस में क्या करते हैं? मिलाते हैं। इनमें से कोई एक वर्ड उठा लीजिए। मिसाल के तौर पर आप डिस्पाइट का वर्ड ले लीजिए। इस बात के बावजूद, डिस्पाइट द फैक्ट I reached class in time, the teacher punished me। ठीक हो गया। इन टाइम आने के बाद आपको पनिशमेंट नहीं मिलती, लेकिन कैसे आपको पता चला कि दो ऑपोजिट क्लासेस के एक्सप्रेशंस आपस में कंजाइन होने चाहिए, मिलने चाहिए? किसकी बुनियाद पर? डिस्पाइट की बुनियाद पर। तो डिस्पाइट आपको क्या बता रहा है कि दो पार्ट्स एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। तो सेंटेंस के पहले हिस्से में अगर कीवर्ड पॉजिटिव है तो ब्लैंक में क्या आएगा? नेगेटिव। और अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा खुद ब खुद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये किसकी बुनियाद पर आप जज करेंगे? कनेक्टर की बुनियाद पर। इससे भी आपको काफी हद तक आसानी हो जाती है कि मुझे क्या वर्ड यूज करना है, उसका मफहूम क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए या वो पॉजिटिव। तो आप जरा इन वर्ड्स को याद कर लीजिए। एक तो मेरे साथ रीड आउट कर लें। दो, हाउएवर यानी ताहम, और वेयर एज है, डिस्पाइट अभी हमने डिस्कस किया, स्टिल, बट, इन स्पाइट ऑफ, और। अब इनमें से एक एग्जांपल के तौर पर एक और सेंटेंस ले लें। फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सप्रेशन है बट। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर ही स्कोर्ड गुड मार्क्स बट, अब आप मुझे खुद बताइए, ही वॉज एप्रिशिएटेड या ही वॉज कंडेम्ड, यानी उसकी तारीफ की गई या उसको सजा दी गई? ही स्कोर्ड गुड मार्क्स बट। अब बट क्या बता रहा है कि पहला अगर पॉजिटिव है तो आगे क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो एप्रिशिएटेड तो पॉजिटिव है तो आगे क्या होना चाहिए आपके पास? कंडेम्ड, उसको बुरा भला कहा गया, ही वॉज कंडेम्ड। किससे पता चला आपको? बट से। तो आपको चॉइस लेने में आसानी हो जाती है। किसकी बुनियाद पर? कनेक्टर्स की बुनियाद पर। लो बेटे, ये हमने 7 टाइप्स पढ़ी, इनको जहन में रखिए। अब इसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी जिसमें ये सारी की सारी 7 टाइप्स डिस्कस होंगी। आपने इनको बड़े मेथोडिकली फॉलो करना है, बल्कि सब मैं मेंशन भी करूंगा कि इस पे आपने कौन सा फार्मूला लगाना है आउट ऑफ दीज 7 टाइप्स जो हमने यहां पर डिस्कस की हैं। और ये क्वेश्चन अब याद रखिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आज के बाद आपके हर टेस्ट का कंपल्सरी कंपोनेंट हुआ करेगा। पहले कौन कौन से कंपोनेंट हुआ करते थे? स्पॉट द एरर और साथ साथ एमसीक्यूज जो मल्टीपल चॉइस होती थी सेंटेंसेस की फॉर्म में, आपने करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई। अब तीसरा उनसर, उसमें तीसरा एलिमेंट, तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या शामिल हो जाएगा जो लेक्चर 1 में डिस्कस किया था, फिल इन द ब्लैंक्स आपने करनी है। वो ब्लैंक्स जनरल हुआ करेंगी, वो यूएचएस की वोकैब में से हुआ करेंगी, वो आपकी टेक्स्ट में से हुआ करेंगी। अकॉर्डिंगली सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दे दी जाएंगी कि आपने कब कौन से चैप्टर तैयार करने हैं, यूएचएस के कौन से वर्ड्स तैयार करने हैं, वो सारे का सारा आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।